नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। 4 दिन से मार्केट में लगातार तेजी का रुख देखने को मिला था, लेकिन आज शुरुआत हुई कमजोरी के साथ और कमजोरी गहराती हुई नजर आई। निफ्टी ने एक समय 22,300 का जो लेवल है वो भी तोड़ दिया था। कल हम बंद हुए थे 22,405 के स्तर पर और आज जो शुरुआत है वो 22,400 के नीचे हुई थी और उसके बाद जब गिरावट के साथ शुरुआत हुई, कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, तो वो और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आई। ग्लोबल सपोर्ट नहीं था, कल डाउ भी गिर के बंद हुआ था। हालांकि एक छोटी रेंज में कारोबार के बाद हल्की गिरावट के साथ कल डाउ जोन्स में क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज एशियन मार्केट्स में भी निक्केई, जिसने 40,000 का लेवल पार किया था, आज वहां पे भी शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन लोअर लेवल से वहां पे रिकवरी देखने को मिली और कुछ वैसा ही रुझान आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। 22,270 के आसपास का लो बनाने के बाद कल जिस लेवल पे हम बंद हुए थे 22,405 के आसपास, उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर से अब मार्केट में कारोबार देखने को मिल रहा है। यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 135 अंकों के आसपास का हमने गोता लगाया और वहां से करीब 130-135 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी अब मार्केट्स में देखने को मिल रही है। तो मार्केट में उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी है, तो कहीं ना कहीं जो उठापटक देखने को मिल रही है मार्केट में, उस बाजार में आपको रणनीति कैसे बनानी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते फोकस में है। सेक्टर्स में भी काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पे आज आईटी पे प्रेशर देखने को मिला है। एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई, इसके बाद आज आईटी स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली है। कल यूएस में भी एक कमजोरी वाला सेशन था नैस्डैक के लिए और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, आईएफएल फाइनेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, काफी सारे स्टॉक हैं जो कि आज खबरों के चलते फोकस में है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आपको कैसे रणनीति तैयार करनी है इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। सेकेंडरी मार्केट के अलावा प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ मार्केट में किस तरह की हलचल है। 2 बड़ी लिस्टिंग्स हुई हैं आज, उसके बाद उनमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए इस पर भी फोकस करेंगे। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो चुन चुन के आपके लिए कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। तो अगला 1 घंटा काफी एक्शन पैक रहने वाला है, तो हम हमारे साथ बने रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वो नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये नंबर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप चाहें तो फ़ोन उठाइए, आप इस नंबर को लगाइए, हम तक पहुंचिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, इंस्टाग्राम पेज भी आपके लिए खुला हुआ है। अपने सवाल चाहें तो उसके जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और जो जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट वो हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी। अरुण मंत्री जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। ये जो मार्केट में आज हमने देखा सर, कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, एक बड़ा डिप देखने को मिला, लोअर लेवल से रिकवरी भी उतनी ही शार्प देखने को मिली। कैसे रीड कर रहे हैं सर आप ये जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उसमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए? संदीप जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये इस चीज के लिए मार्च और अप्रैल के लिए हमें हमेशा तैयार है ना, ऐसे स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। आज तो शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया भी काफी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 14-15 के आसपास अभी इंडिया भी चल रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी ये 25-26 के आसपास, जैसे ही हम अप्रैल के आसपास जाएंगे आपको ये 25-26-27 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शंस प्रीमियम भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो इस चीज के लिए तैयार रहना है। आज का अगर आप देखें स्विंग, तो 22,300 का जो ब्रेकआउट था उसको टेस्ट करके वापस निफ्टी इंट्राडे में ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। 22,500 का मेरा टारगेट है ओवरऑल निफ्टी में। 22,500, 550 कल की या जो परसों की एक्सपायरी होनी है निफ्टी में, मुझे लग रहा है 22,500 या 550 के आसपास होनी चाहिए। तो स्विंग्स के लिए तैयार रहना है। स्पेसिफिकली लार्ज कैप मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में दिखाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप्स अगेन डिपेंड करेगा कि उनके पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसी हिसाब से वो पैन आउट करेंगे। पर मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी और लार्ज कैप मुझे लग रहा है मार्च और अप्रैल दोनों ही महीने में काफी अच्छा करना चाहिए। सर, निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि अभी भी 200 अंकों के आसपास की मजबूती है। 47,700 के आसपास कारोबार यहां देखने को मिल रहा है। तो जितनी मार्केट में गिरावट है, जितनी उठापटक है, उससे ज़्यादा इंपैक्ट यहां पे निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है पीएसयू बैंक का। आज अगर आप इंडाइसिस की बात करेंगे तो जो टॉप इंडाइसिस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है वो निफ्टी पीएसयू बैंक ही है। 2% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ देखने को मिली है। कल हमने कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स से पीएसयू स्पेस के जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखा था और आज पीएसयू बैंक उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो पीएसयू एज अ स्पेस की रैली है वो कहीं ना कहीं दोबारा शुरू होगी, क्या ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं? संदीप जी, आपने सही कहा। पीएसयू काफी दिनों के बाद वापस आज बुलिश सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। स्पेसिफिकली कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं जो अपने बड़े ब्रेकआउट्स के संकेत ऑलरेडी दे रहे हैं और इत्तेफाक से आप कह सकते हैं मेरा जो आज चुन चुन के स्टॉक है वो इसी स्पेस से आपको आता हुआ नजर आएगा। तो पीएसयू स्पेस मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार है।
बारी एक जो सेक्टर जो रेलवे सेक्टर है उसमें अभी तक कोई ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। तो रेलवे में मुझे लग रहा है जब तक ट्रैक्शन ना आ जाए, थोड़ा बहुत बाइंग के संकेत ना आ जाए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि रेलवे भी मुझे लग रहा है ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनमें भी बाइंग जरूर देखने को मिलेगी। पर स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स की बात करें, वो बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। इवन ऑयल एंड गैस के जुड़े जो जो स्टॉक्स हैं जो कि गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, जैसा कि आप देख लें गेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, या फिर आप कह सकते हैं ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, सभी स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर नजर आएगा, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स बड़े मूव देते हुए नजर आएंगे। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है काफी बड़ा अप मूव देने के लिए तैयार है। ठीक है। इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ें, बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ, फोन लाइन पे एक दर्शक मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो भरमार है सवालों की जो हम पर पहुंच रही है। सर, एक सवाल मैं आपसे आईटी सेक्टर पे लेना चाहूँगा। आज जो सीएलएसए की रिपोर्ट आई है उसमें खास तौर पे उन्होंने टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री और विप्रो, इन चारों स्टॉक्स पे तो बिकवाली करने की राय दी है, और इन्फोसिस पे और टेक महिंद्रा पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्फोसिस भी देखें तो आज कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी में अगर हम वो लिस्ट देखें जहां पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसमें जो ऊपर नाम है वो बजाज फाइनेंस का नेस्ले है, लेकिन इन्फोसिस तीसरा नाम है। 1.5% के आसपास ही कमजोरी यहाँ पे है। टीसीएस जहाँ पे बिकवाली की राय है वहाँ पे 1.25% के आसपास ही कमजोरी है। तो भले ही आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्फोसिस पे है सीएलएसए की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फोसिस भी कमजोर है। तो आईटी एज अ पैक को लेकर सर ये जो कमजोरी है, या जो फिर जो एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे तीसरी तिमाही के नतीजे आए उसके बाद से हमने देखा है कि इन पूरे स्पेस में रनअप बहुत अच्छा देखने को मिला है। अब इस स्पेस में क्या रणनीति होनी चाहिए, एक या दो स्टॉक्स जो कि आपको पसंद है इस पूरे स्पेस में? संजीव जी, दो स्टॉक मुझे पसंद है, एक तो टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक। ये दोनों स्टॉक मुझे स्पेस में काफी अच्छे लगते हैं। स्पेसिफिकली एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर भी मजबूत है, नो डाउट। अगर आईटी स्टॉक गिरेंगे तो सभी में गिरावट देखने को मिलेगी। पर एचसीएल टेक मेरा पहला प्रीफर्ड पिक रहेगा। सेकंड आप कह सकते हैं टेक महिंद्रा, उसमें भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आईटी पे मेरा अभी बुलिश नहीं है। चाहे सीएलएसए की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, थोड़ी बेरिश नजर आ रही है। पर मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक नीचे से फास्ट बाउंस बैक भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आईटी पे कंप्लीटली बेरिश व्यू है। आईटी मुझे लग रहा है नीचे एक्यूमुलेशन करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी, अगर मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट्स बिगड़ते हैं, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, तो आईटी स्टॉक्स ही रहेंगे जो आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो आईटी को कंप्लीटली इग्नोर ना करें। आईटी में अगर बाई करना है तो एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये दोनों पे नजर जरूर बना करें। तो आईटी को पूरी तरह से इग्नोर ना करें। अगर मार्केट में कोई गिरावट आएगी तो फिर आईटी में ही हो सकता है कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले भी। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और कल की तरह ही आज भी हमारे साथ यूट्यूब की ओर हम बढ़े उससे पहले एक फ़ोन लाइन पे हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं। बैजनाथ जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं सर आप? हाँ, बढ़िया है सर। बताइए आप सर। अपना बताइए सर। मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आपके पोर्टफोलियो क्या हाल है? कौन सा स्टॉक है जो आपको दुविधा में डाल रहा है? ये आईसीआईसी पे मुझे थोड़ा सा राय चाहिए थी सर। इसके 100 शेयर हैं मेरे पास, तो 6 मंथ्स का व्यू है, और इसे होल्ड करें या निकाल लें? आपने 1000 के ऊपर लिया है। आप बता सकते हैं सर आपने कब लिया है, ये मतलब कितना टाइम हो गया आपको होल्ड करते हुए? ये लिया था सर मैंने करीब 20 दिन के करीब, 15-20 दिन के करीब हुए हो। लेकिन आप मुनाफे में बैठे हैं सर, 1100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी सर, जो मैं मतलब या अभी आगे होल्ड कर सकता हूँ? ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी है सर इनके पास, 100 शेयरों की क्वांटिटी है। लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप समझ लीजिए स्टॉक में हो चुका है, लेकिन मुनाफे में बैठे हैं। अच्छी बात यह है क्योंकि 1028 का इनका खरीद का भाव है और शेयर चल रहा है 1100 रुपये के आसपास। मुनाफा वसूली कर लें या फिर अभी रुके रहें? अगर हाँ तो फिर एक स्टॉप लॉस दे दीजिए सर। संदीप जी, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर है, और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप कह सकते हैं ये दो ही स्टॉक्स रहेंगे जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरा अभी बुलिश है। डेफिनेटली 1150, 1170 ये लेवल्स आपको जरूर आते हुए नजर आएंगे। मेरा व्यू एचडीएफसी बैंक पे भी करंट लेवल से बुलिश है। ऐसा नहीं कि स्टॉक आपको टेक्निकली काफी फास्ट मूव होता हुआ नजर आएगा, पर एचडीएफसी बैंक भी मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है। तो 1150, 1170 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए नजर आएंगे, तो उस टारगेट्स के साथ होल्ड करें। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है तो 1065 के नीचे लगा के रखें, जो कि 30 रुपए दूर है करंट मार्केट प्राइस से। तो 1065 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, 1170 का ऊपर में टारगेट। 1170 का टारगेट है, 1065 का। बैजनाथ जी आप स्टॉप लॉस लगा के इसको कर सकते हैं होल्ड।
यूट्यूब के सवालों की ओर बढ़े तो प्रवीण शर्मा जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। वो लिखते हैं, हेलो सर, एनोक्स इंडिया के शेयर को रिव्यू कीजिए। मैंने 50 शेयर 1240 रुपये पर लिए हैं। आई कैन होल्ड नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसमें एसआईपी करना ठीक रहेगा या नहीं, प्लीज़ रिव्यू। 1240 का भाव है सर, आइनॉक्स इंडिया की ये बात कर रहे हैं। 1240 पे जहाँ पे इन्होंने लिया है वहाँ से ये शेयर नीचे आ चुका है 35 रुपये, क्योंकि भाव चल रहा है 1205 रुपये का। क्या करना चाहिए सर आपको? ये तो कह रहे हैं कि मैं इसमें एसआईपी भी कर सकता हूँ। संदीप जी, स्टॉक को हमने डिटेली डिस्कस किया था, आईपीओ में भी डिस्कस किया था, पोस्ट आईपीओ भी डिस्कस किया था। स्टॉक काफी बेहतरीन है और अच्छे सेगमेंट में है। ओवरऑल मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में प्रॉस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। टेक्निकली इतना डेटा नहीं है, पर जितना भी डेटा अवेलेबल है काफी साउंड मुझे नजर आता है। एक बार ये स्टॉक हो सकता है संदीप जी 1180 तक आता हुआ नजर आए, जो कि इसका रिसेंट स्विंग लोग आप मान के चले, तो वहां पे आता है तो और ऐड करें। मुझे लग रहा है 1180 1150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। अगर वहां पे आता है तो और ऐड करके चले। पोजिशनली मुझे लग रहा है 1350 1400 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेगमेंट में काफी अच्छा है। अच्छी लिस्टिंग के बाद अच्छे गेन्स भी स्टॉक ने बनाए, तो होल्ड करें। नीचे में एवरेज करने की सलाह रहेगी। 1350 से 1400 के पोजिशनल टारगेट है। 1350 से 1400 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप इसे कर सकते हैं होल्ड। नीचे गिरता है तो आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। शर्मा साहब, आपको जो लेवल बताए गए हैं वो 1180 1150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, जहां पे हो सकता है कि वहां से एक बाउंस बैक आता है वो दिखे। तो इन लेवल्स पे आपको मिले तो आप, अगर आपकी गुंजाइश है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, एवरेजिंग भी करके चल सकते हैं। होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। विवेक सक्सेना जी, उन्होंने लिखा है, संदीप सर हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। अदानी गैस 1034 के भाव में है और अभी होल्ड करूं या इससे निकल जाऊं? सर, अदानी टोटल गैस इन्होंने काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि अब इसको होल्ड करें या फिर निकल जाएं, क्योंकि भाव काफ़ी ऊपर का है और अभी ये 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनकी जो एंट्री है वो माफ़ कीजिए 1034 की एंट्री है सर, और अभी ये स्टॉक 1020 के आसपास चल रहा है। तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है इनके प्राइस से। लेकिन हाँ, जहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया था 1259 रुपये का, वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो आई थिंक इन्होंने करेक्ट होने के बाद ही लिया है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा और नीचे आया है इनके भाव से। संदीप जी, स्टॉक एकदम साइडवेज है और ओवरऑल इसका ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड मजबूत है, पर एकदम एक नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 990, ऊपर में 1040, इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। थोड़ा अगर व्यू रखते हैं तो एक ही मोमेंटम में मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर जिस हिसाब से हाई बीटा वाला स्टॉक है, 990 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1050 से 1070 ये दो टारगेट्स रहेंगे। अगर 1000 के पास स्टॉक मिलता है, अगर ये एवरेज कर सकते हैं, कैपिटल अगर लगा सकते हैं, तो 1000 के पास एवरेज करें और 990 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, 990 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1000 रुपये के आसपास मिलता है तो विवेक जी आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ये राय आपके लिए निकल के सामने है। अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आपके पास कैपेसिटी है और पैसा लगा सकते हैं, तो इसको आप एवरेज भी कर सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। ऊपर की ओर 1050 1070 तक ये स्टॉक जा सकता है। विनोद डोलिया जी, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। वो लिखते हैं, हेलो सर, मनी 9 इज़ द बेस्ट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप देखते रहिए, बने रहिए। उम्मीद है आपको मुनाफा हुआ भी होगा और आगे भी हमारे जो एक्सपर्ट सलाह देते हैं उससे आपको मुनाफा होता रहेगा। उनका सवाल है जियो फाइनेंशियल के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जियो फाइनेंशियल 248 रुपये पर 100 शेयर हैं, 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ। तो 248 रुपये इन्होंने लिया है सर। अच्छा एंट्री प्राइस है इनका और स्टॉक 300 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज भी 323 रुपये का भाव है, हालांकि आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो 250 रुपये के आसपास की एंट्री है, करीब 75 रुपये के आसपास का इनको गेन हो रहा है और 100 शेयर इनके पास हैं। 7500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है मोटा मोटी। क्या करना चाहिए? पहले तो संदीप जी काफी अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है। जो 268 के 8 के आसपास की लिस्टिंग की, मैंने ख्याल से उसी के बाद जब डिप आया इन्होंने बाई किया है। वहां से स्टॉक 200 तक भी गया था और 200 210 के आसपास सपोर्ट लेके वापस अब स्टॉक 323 के आसपास है। तो पहला तो काम यही करें कि 300 के पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। लास्ट 2 वीक के अगर सपोर्ट्स देखते हैं तो 300 के आसपास के ही सपोर्ट्स है। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अपने प्रॉफिट को लॉक करें। 40 से 50 रुपए 300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 1 रुपया अगर रूम ले सकते हैं तो 299 का लगा के रखें। मोमेंटम आ सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 345 350 तक स्टॉक जा सकता है। वहां तक स्टॉक जाता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकलिए। 345 350 ये वही रेंज है जहाँ पे इसने पिछला हाई लगाया था 348 के आसपास का, अगर मुझे सही याद है। तो इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। तो वहीं पे हो सकता है कि आपके लिए जो मुनाफा वसूली के जो मौके हैं वो खुलते हुए नजर आएँ। स्टॉप लॉस लगा लें आप 300 या 299 रुपये के आसपास का। इसको आप होल्ड कीजिए। विनोद जी, आपके लिए राय ये है। इब्राहिम, इन्होंने अपना सवाल शेयर किया है रेमंड को लेकर। रेमंड कब 2100 का आएगा?
प्रीतिका ऑटो लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा, ये स्टॉक इन्होंने सर लिखा है, मुझे भी देखना होगा स्टॉक के बारे में। इन द मीन टाइम रेमंड पर अगर आप सर राय दे सकें, ये 2100 का प्राइस पूछ रहे हैं, कब तक आ जाएगा? अभी 1800 रुपये के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज करीब 1.25% के आसपास ही कमजोरी है। संदीप जी, वैसे स्टॉक मजबूत है, पर ओवरऑल एक कंप्लीटली एक ब्रॉड रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। नीचे में 1700, ऊपर में 1900, इसी के बीच में स्ट्रांगली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस कंसोलिडेशन के बाहर नहीं आता, मुझे नहीं लग रहा 2100 के लेवल्स इजीली आते हुए नजर आएंगे। तो 1700 में नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 1900 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके बाहर ये स्टॉक ना आ जाए, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा बुलिश मोमेंटम स्टॉक पर देखने को मिलेगा। काफी न्यूज फ्लोज ऑलरेडी स्टॉक में चल रहे हैं, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर वक्त दे सकते हैं, 2 से 3 महीने का अगर व्यू दे सकते हैं, तो इमीडिएट टारगेट तो 1900 का रहेगा। 1900 के ऊपर जाएगा तो 2050 तक देखने को मिल सकता है। अगर ये एवरेज करना चाहते हैं, एवरेज कर सकते हैं 1720 1740 के आसपास आता है, तो वहां पे और स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो अगेन पहला टारगेट 1900 का ही रहेगा। 1900 का निकलेगा तो 2000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1900 के बाद 2000 तक के टारगेट है। आप चाहें तो इब्राहिम जी 1720 1740 के आसपास ये स्टॉक मिलता है, तो इसको आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ऊपर में 2050 तक जाने की भी गुंजाइश इस स्टॉक में है। तो 2100 तो नहीं, लेकिन हाँ 2000 2050 के जो लेवल्स है वो चार्ट्स पे फिलहाल नजर आ रहे हैं, ऐसी राय निकल के सामने आ रही है। स्वप्ना रेड्डी इन्होंने अपना सवाल भेजा है, वो कह रही हैं गुड आफ्टरनून संदीप जी, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क 500 शेयर इनके पास है सर, 58 रुपये 35 पैसे पर, स्टॉप लॉस और टारगेट और कहाँ एवरेज करना है? तो स्टॉप लॉस भी चाहिए इनको, टारगेट भी चाहिए, और कहाँ एवरेज करना है वो भी पूछ रही हैं, क्योंकि इनके भाव से ये स्टॉक चल रहा है नीचे। 58 रुपये 35 पैसे का खरीद भाव है और 55.5 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 3 रुपये नीचे है इनके एंट्री प्राइस से। स्टॉप लॉस भी, टारगेट भी और एवरेजिंग की सलाह भी सर। संदीप जी ने क्वेश्चन काफी साफ पूछा है, ऐसा परफेक्टली इन्होंने ये पूछा है कि एवरेज क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है। तो एवरेज करंट लेवल पे कर सकते हैं, क्लियरली मूविंग एवरेज के ऊपर एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है। 55 के आसपास करंट लेवल के आसपास भी एवरेज कर सकते हैं। 52 का स्टॉप लॉस लगाएं। 52 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो करंट लेवल पे भी एवरेज कर सकते हैं, 52 का स्टॉप लॉस लगाएं। 63 64 ये इमीडिएट ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। तो कंप्लीटली एकदम मिड ऑफ द रेंज में है, तो यहाँ पे ऐड करके चलें। 64 तक का ऊपर में टारगेट। कितनी देर में आ जाएंगे सर? संदीप जी, टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर मिड कैप में थोड़ा अगर रुझान पॉजिटिव होता है, तो मुझे लग रहा है 10 से 12 दिन के अंदर टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। मोस्टली अगर 8 to 10 वर्किंग डेज भी लेते हैं, तो 2 वीक के अंदर मुझे लग रहा है 64 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखना है, 52 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है स्टॉक। 52 के नीचे जाए तो वीकनेस बढ़ सकती है, यही आपका स्टॉप लॉस का लेवल है स्वप्ना जी। 10 से 12 दिन अगर आप होल्ड करती है तो आपके लिए राहत की बात यह है, अच्छी बात यह है कि 63 से 64 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में आ सकते हैं। और आपने पूछा था कि एवरेज कहाँ करना है, तो अरुण सर ने बताया कि इन्हीं लेवल्स के आसपास, मौजूदा लेवल्स के आसपास ही आप चाहें तो स्टॉक में एवरेजिंग करके चल सकती हैं। DCW 59 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हमारे एक दर्शक हैं रजनी जी, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। वो कह रही हैं कि DCW के 300 शेयर उनके पास हैं, 66 रुपये ये उनका एंट्री प्राइस है, एवरेज करना है या नहीं, प्लीज़ सजेस्ट स्टॉप लॉस। तो एवरेज के बारे में भी जानना चाहती हैं वो, स्टॉप लॉस के बारे में भी जानना चाहती हैं। उनका खरीद का भाव है 66 रुपये का, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 60 रुपये के नीचे। संदीप जी, एवरेज तो नहीं करना है, स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज है, इसलिए कोई बुलिश स्ट्रक्चर अभी तक नहीं है, इसलिए एवरेजिंग की राइट तो नहीं है। पर एग्जैक्टली आज का जो लो है 56 के आसपास, 56 का ही सपोर्ट है, तो उसी का सपोर्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 56 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। 56 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 62 का पहला रहेगा। 62 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग देखने को मिल सकती है। तो नीचे में 56, ऊपर में 62, इसी के बीच में मुझे लग रहा है स्टॉक रहना चाहिए। 56 से 62 ये रेंज है DCW के, एवरेज नहीं करना है, ये राय रजनी जी आपके लिए निकल के सामने आ रही है। तो DCW साइडवेज है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और जो लेवल्स आपको बताए गए इनको आप जरूर फॉलो करें। भवनदीप सिंह हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बठिंडा पंजाब से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, कैसा माहौल है सर वहाँ पे, ठंड का माहौल कैसा है? सर काफ़ी ठंड है, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, रात को ज़्यादा होता है। तो आपके पोर्टफोलियो के कैसे हाल है? पोर्टफोलियो भी ठंडा पड़ा हुआ है या उसमें रिटर्न बन रहे हैं? जी सर। पोर्टफोलियो कैसा है आपका, जो स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं वहाँ पे किस तरह का रुझान है? क्या वहाँ पे भी ठंडा माहौल है या वहाँ पे कुछ गर्मी है प्रॉफिट की? वहाँ पे कभी कभी ठंड हो जाती है, कभी कभी गर्मी हो जाती है। जैसा बाजार में उतार चढ़ाव है वैसा ही वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो कौन से स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं अभी? IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जानना था, मैंने 93 पे बाय किए थे, 500 शेयर है मेरे पास। अच्छा, अब उसको होल्ड रखना चाहिए यहाँ पे?
अच्छा, तो आपने तो मेरे हिसाब से जिस लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ से ऊपर के भाव पे ले रखे हैं, क्योंकि स्टॉक का अभी 82 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। आपने 500 शेयर धीरे धीरे लिए हैं या एक ही गो में लिए थे, एक ही साथ लिए थे? नहीं, एक साथ लिए। ओके, तो किसी के रिकमेंडेशन पे लिए थे सर? इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने एक साथ खरीद ली? जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। व्यू क्या है आपका, कितना होल्ड कर सकते हैं आप? नहीं, अभी तो 1 मंथ और 2 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। 1 से 2 महीने का व्यू है अरुण सर, और इनका खरीद का भाव है 93 रुपये का। अच्छी खासी क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी इनके पास है, एक साथ इन्होंने ली है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 82 रुपये के आसपास। और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कोई ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। 1 से 2 महीने का जिसका व्यू है उसके लेवल्स आ जाएंगे सर? अगेन संदीप जी, एक ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक रहा है। नो डाउट रिटर्न्स काफी अच्छे बनाए हैं, पर कुछ लास्ट 5 से 6 हफ्तों की बात करें तो कंप्लीटली साइडवेज है। अभी भी स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है, पर एकदम आप कह सकते हैं साइडवेज ट्रेंड में जा चुका है। तो पहला तो राय यही रहेगी कि 76 का या 78 के आसपास अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्लियरली प्रिसाइज स्टॉप लॉस अगर बात करें तो 78 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाता तो वीकनेस बहुत बढ़ सकती है। तो 78 तो डेफिनेटली अपने सिस्टम में लगा के रखें। इस स्टॉक का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 85 के आसपास है। 85 निकलेगा तो इनके भाव आपको 92 93 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस के नजदीक है स्टॉक, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 78 के आसपास। 85 पहला टारगेट रहेगा। अगर 85 के ऊपर निकलेगा तो 92 93 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एक बार भी अगर वहां पे स्टॉक आता है तो फिर स्टॉक को रिव्यू करेंगे, पर इमीडिएट तौर पर इसके टारगेट्स 93 के आसपास ही निकल के आएंगे। तो पवनदीप जी, आपको 2 लेवल याद रखने हैं। एक तो है 78 रुपये जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, और दूसरा है 85 का, जिसकी आपको उम्मीद करनी है, प्रार्थना करनी है कि ये लेवल पार हो गया तो सर कह रहे हैं कि 92 93 का लेवल भी आ जाएगा, जो कि आपका एंट्री का खरीद का भाव है। तो अगर 85 पार होता है तो 92 93 भी आ जाएगा। 78 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको करना है वेट, इंतजार कीजिए, हो सकता है कि स्टॉक आपके लेवल तक आता हुआ दिखे। हैथवे केबल को लेकर अगला सवाल आया है मनीषा खिच्चर जी। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, सर मैं मनीषा राजस्थान से बोल रही हूँ। मैंने हैथवे के 500 शेयर लिए हैं 25 रुपये 95 पैसे में, इसके बारे में बताइए कुछ। तो सर 25 रुपये 95 पैसे हैथवे केबल की इनकी खरीद का भाव है, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 22 रुपये पे। आज करीब 0.25% की कमजोरी है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते हैं स्टॉक में। इसमें क्या करना है सर जिनके पास 26 रुपये के आसपास की खरीद है? अगेन संदीप जी, स्टॉक को हमने अवॉइड लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं अनयूजुअल वॉल्यूम्स काफी स्टॉक में होते हैं। तो अगेन ये एक स्टॉक है जिनमें यूजुअली हम ट्रेडिंग की सलाह नहीं देते, पर जहां तक इन्होंने बाई करके रखा है 21 के नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस इसका बड़ा ट्रिगर हो सकता है। 21 के नीचे इसमें स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 21 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक्जैक्टली 100 डे मूविंग एवरेज के पास है, तो एक्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस करके वापस आपको 24 24.5 के आसपास जाता हुआ नजर आए। अगर वो अच्छा, लेवल्स मिलते हैं तो इस स्टॉक से निकल जाने की राय रहेगी, कोई बाइंग करने की राय स्टॉक में नहीं है। 21 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 21 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मनीषा जी 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर इसके नीचे जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर जाइए उस समय। ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। शाहीन, इन्होंने अपना सवाल भेजा है हमें। ये कह रहे हैं कि सर सिगाची में क्या हुआ, शेयर्स 2 लोअर सर्किट लगाया है, 100 क्वांटिटी इनके पास है 86 रुपये के भाव पर, प्लीज़ क्या करें इसके बारे में बताएं। 86 रुपये का सर इनका भाव है, 73 रुपये 70 पैसे पे चल रहा है। मैं इसका चार्ट देख रहा था तो ये एक समय 86 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता था, उसके बाद 2 नीचे के सर्किट लगे, 70 रुपये 65 पैसे तक ये स्टॉक गिर गया था। अभी ये थोड़ा सा बाउंस बैक करके 73 रुपये 70 पैसे पर आया, लेकिन इनका जो एंट्री का प्राइस है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इन्होंने खरीदे हैं 86 रुपये पे। तो करीब करीब 12 रुपये के आसपास का लॉस इनको पर शेयर हो रहा है। इनके पास 100 क्वांटिटी है, क्या करना चाहिए? संदीप जी, उछाल पे एग्जिट कर दे। क्लियरली एक बड़ा गैप नजर आ रहा है, 77 से 80 के आसपास एक बड़ा गैप है। तो कभी भी उछाल मिलता है स्टॉक में 78 80 के पास, जो कि हो सकता है स्टॉक में उछाल मिल सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट 2 दिन में ही हुई है। तो एक बार का वापस स्टॉक 78 80 के आसपास जा सकता है। तो 80 के आसपास भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन के संकेत मिल रहे हैं, तो होल्ड करने की राय तो डेफिनेटली नहीं है। सेलिंग और सेल ऑन राइस का व्यू रखें। 78 80 के आसपास आता है तो एग्जिट कर दे, और 70 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, ये राय है फिलहाल। जहाँ तक सिगाची की बात है कि आपको एग्जिट करना है कोई भी बाउंस मिलता है तो। रितेश पाटीदार, इन्होंने अपना सवाल हमें शेयर किया है यूट्यूब पेज पर। हेलो संदीप सर, मेरे पास टीटागढ़ रेल के 100 शेयर हैं 1123 के रेट पर, क्या करूं, एवरेज करूं या लॉस बुक करूं? अरुण जी,
राय क्या होगी? तो आपसे सर स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं वो, क्योंकि इन्होंने ऊपर के भाव पे ले लिया है और वहाँ से स्टॉक करेक्ट होकर नीचे आया है। 1123 रुपये पे इन्होंने लिया है और स्टॉक अभी 920 रुपये के भी नीचे कारोबार कर रहा है। आज भी करीब 2% के आसपास ही कमजोरी है। आप हाईलाइट भी कर भी रहे थे सर जब हमने शो की शुरुआत करी रेलवे स्टॉक्स को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि लॉस बुक कर लूँ या एवरेज कर सकते हैं स्टॉक में? संदीप जी, टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी अभी भी नजर नहीं आ रही। तो पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, शुरू में भी मैंने कहा कि ये स्टॉक रेलवे स्टॉक जो है मार्च और अप्रैल में काफी सताएंगे ट्रेडर्स को, इवन इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि ये पेशेंस जरूर टेस्ट करेंगे। क्योंकि सभी की पोजीशन सभी स्टॉक्स में है, किन्होंने नीचे ले रखे हैं, किन्होंने ऊपर ले रखे हैं। किसी किसी की ट्रेडिंग पोजीशंस भी होती है, 4 से 5 दिन के लिए भी लोग बाई करते हैं। अहेड ऑफ इलेक्शंस, प्री इलेक्शन रैली भी काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से भी काफी लोगों ने बाई किया है। तो ओवरऑल ये पेन जरूर देंगे। अगर आपको देखेंगे मार्केट चलेंगे पर स्टॉक नहीं चलेंगे, पर स्टॉक स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। अगर स्टॉक 870 860 के पास मिलता है, जो कि काफी दूर नहीं है करंट मार्केट प्राइस से, तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। अगर वहां से एवरेज करेंगे तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और वापस अगर 100 रुपए की भी मूवमेंट आएगी तो इनके प्राइस आते हुए नजर आएंगे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 870 880 आता है तो वहां पे एवरेज करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने इसमें? स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 840 के आसपास स्टॉप लॉस है। करंट मार्केट प्राइस से 70 रुपए दूर है, पर ऐसे स्टॉक्स के लिए 70 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 840 के आसपास है। 870 के पास आता है तो वहां पे एवरेज करके चल सकते हैं। 870 880 के आसपास आता है तो आप इसे एवरेज भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो आप 840 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, लेकिन यही लेवल है जो कि फिलहाल आपको स्टॉप लॉस के तौर पे फॉलो करने होंगे। बबलू राजपूत जी ने एएसएम टेक्नोलॉजीज को लेकर सवाल पूछा है सर। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जनवरी में 450 था और अभी ये शेयर वो कह रहे हैं कि 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया। 3.5% के आसपास की गिरावट है। 6 महीने में देखें तो ये स्टॉक 109% चल चुका है। 6 महीने पहले ये स्टॉक 500 रुपये के भी नीचे था और अभी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आपको 990 रुपये का प्राइस आपको नजर आएगा। इनफैक्ट 6 फरवरी का प्राइस भी देखें तो 450 था। 450 वाला शेयर एकाएक अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 महीने का ही समय बीता है, 1 महीने का, ये स्टॉक डबल हो गया वहाँ से। तो एएसएम टेक्नोलॉजीज अगर आप ट्रैक करते हो सर, ये शायद इनको ये स्टॉक को देखते रहे हैं, आप देख सकते हैं इनके कैंडल्स किस तरह से पिछले 1 महीने में फॉर्म हुई है। अच्छे खासे वॉल्यूम भी बिल्टअप होते हुए दिखे हैं। तो अब कोई भी जो रिटेल निवेशक होता है सर, इस तरह का मूव देख के थोड़ा सा स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होता है। आपकी क्या राय होगी सर रिटेल निवेशकों के लिए, खासतौर पर बड़ी तेज़ी के बाद? संदीप जी, क्लियरली हमारा यही रूल है, कोई भी स्टॉक को भागते हुए पकड़े नहीं। और वहां अगर आपको पकड़ना है तो स्टॉक को जब पकड़े जब एटलीस्ट कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है या फिर अपने सपोर्ट के आसपास आया, तो क्लियरली अवॉइड करने की राय है। अगर स्टॉक यहाँ से चलता भी है तो आप रिग्रेट ना करें, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ से फेवरेबल नहीं है। तो क्लियरली अवॉइड करके चलें। स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर हो चुका है, काफी बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक ने कमा लिए हैं। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, कंपनी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करंट लेवल पे एंट्री नहीं बनती है। तो एंट्री करंट लेवल पे ना करें, बेटर स्टॉक को अवॉइड करके चलें। अभी भी मुझे लग रहा है अगर आपको फ्रेश निवेश करना है तो पीएसयू बैंक्स पर नजर रखें। वो एक अभी भी मुझे लग रहा है करंट लेवल से अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स पर नजर रखें अगर आपको फ्रेश कैपिटल लगाना है, तो वहां पे अच्छी रैली अभी भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस स्टॉक को अवॉइड करें। ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है। 1 महीने में इस स्टॉक में देखें तो 2 गुना के आसपास की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। पीएसयू बैंकों में आप ज़्यादा फोकस करें और चुन चुन के सेगमेंट में अरुण जी कुछ पीएसयू बैंक्स आपके सामने रखेंगे भी, वो शेयर करेंगे भी, तो उसका आप इंतजार कीजिए। इस स्टॉक को फिलहाल आप अवॉइड करके चलें, ये आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। मोहम्मद आरिफ इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। आरिफ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? बड़ा दम लग रहा है आपकी आवाज़ में। सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बहरेज से बोल रहा हूँ। ओके, कैसी तबीयत है आपकी सर? सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। मैं आपका जो शो देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो अभी तक आपने कोई रिकमेंडेशन जो मिली हैं आज तक, हमारे जो एक्सपर्ट सलाह देते हैं, उससे मुनाफा कमाया है या पोर्टफोलियो कैसा है आपका? सर मैंने बहुत कमाया है, लेकिन फंस गया हूँ। 2-4 स्टॉक ऐसे हैं जो फंस गया हूँ। फिलहाल पहला स्टॉक हमारा मोटिसन ज्वेलर्स वाला है, उसके बारे में पूछना है सर। अच्छा ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपके पास? सर 100 क्वांटिटी है, 226 हमने लिया था। 226 पे लिया था। ये आईपीओ के टाइम पे लिया था या आईपीओ के बाद लिया था आपने? सर आईपीओ चल रहा था, आईपीओ के टाइम पे ही लिया था, कुछ जब गिरा था उसके बाद। अच्छा, आईपीओ में जब लिस्टिंग के बाद जब गिरावट हुई उसके बाद आपने लिया था? जी जी। और ये तो बहुत गिर गया, अब 160 रुपये पे आ गया। सर हाँ, बस उसी के बारे में पूछना है, क्या करें सर? अच्छा, तो कितना आप होल्ड कर सकते हैं या किस व्यू के साथ आपने खरीदा था? क्या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह के ट्रेडर हैं आप?
सर बस 1-2 महीना करता हूँ, लेकिन इसमें फंस गया था सर, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा इसमें लॉस में चल रहा हूँ सर, तो मैं रुक सकता हूँ 2-4 महीने। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं, फोर्स्ड। जी जी। ठीक है सर, 1 से 2 महीने की बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? नहीं बस वही सर, बताइए सर क्या करें इसका। ठीक है अरुण सर, इन्होंने मोती सन्स लिया है। लिस्टिंग के बाद जब गिरावट हो रही थी तब इन्होंने लिया था। एक फॉलिंग नाइफ कह सकते हैं, इन्होंने कैच किया है, जो कि और ज़्यादा गिरता है वो दिखा है। 226 पे इन्होंने लिया है, 160 रुपये पे आ गया। आज भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये अमूमन कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन अब चूंकि ये फंस गए हैं तो 3-4-5 महीने भी वेट कर सकते हैं। क्या इनको रुकना चाहिए या एग्जिट कर लें लॉस में? ये देखिए संदीप जी, वैसे तो मेरा ख्याल है इन्होंने जनवरी में बाई किया है। जनवरी के आसपास ही 226 इसके आसपास के भाव थे, तो जनवरी में इन्होंने बाई किया। ऑलरेडी इन्होंने 1.5 महीना मेरे ख्याल से स्टॉक को दे दिया है। तो ओवरऑल स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। नो टेक्निकल्स थोड़े कम है स्टॉक के, रिसेंटली लिस्टेड है, पर करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है। यहाँ से स्टॉक एक बार ये वापस मुझे लग रहा है 190-200 तक जा सकता है। तो एक राय ये रहेगी, अगर ये और कैपिटल लगा सकते हैं 100 की जगह अगर 150 या 200 शेयर कर लें, 150 के आसपास मिलता है तो वहां पे एवरेज कर लें, ताकि इनका जो प्राइस है वो 170-80 के पास आ जाए। तो 140 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा ली, जो कि इसके आप कह सकते हैं जो लिस्टिंग डे के लोस के आसपास आप कह सकते हैं एक पाइवट लेवल निकल के आ रहा है 140 के आसपास। तो 140 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 150 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो 50 से 100 शेयर और ऐड करें, जिनकी वजह से इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको 180-70 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। तो ये 150 से 180 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, वो इजीली आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ताकि इनका स्मूथ एग्जिट हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें। 150 के आसपास आता है तो एवरेज करें, 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 180-90 जाने के इसके चांसेस है, वहां पे जाता है तो अपना पूरी पोजीशन से निकल जाए। ठीक है आरिफ जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर सुन लिया सर, सुन लिया। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी पूरी रणनीति, किस तरह से आपका प्राइस आपको एवरेज करके नीचे लाना है और कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है आपको। जी जी जी, 144 बोले हैं सर, और 150 तक जो है वो इसमें ऐड कर लें। हाँ, 150 पे ऐड कर लीजिए और 140 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 170-80 आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा, और जब ये शेयर 180-90 पे आ जाएगा फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं मुनाफे में। और आपको सर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चूंकि आप मनी 9 को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हमारे एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, तो मेरा एक सवाल पहले आपसे है, फिर मैं आपको राय देता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था जब आपने मोती सन्स में पोजीशन खड़ी करी थी? नहीं सर, स्टॉप नहीं लगाया था। यही तो गलती होगी ना सर, तो स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना चाहिए। देखिए कोई भी ट्रेड, जितने भी सवाल हम पूछ रहे हैं, सबसे पहले कोई भी एक्सपर्ट है, देखिए आपको स्टॉप लॉस पहले बताएंगे, टारगेट बाद में बताएंगे। तो आपको अपना जो कैपिटल प्रिजर्वेशन है, अपना जो पैसा है उसे बचाना है, वो पहले जरूरी है। आपको लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो ठीक है, कहाँ पे मुनाफा बुक करना है वो भी एक्सपर्ट बताते हैं, टारगेट भी आपको बताते हैं। लेकिन ध्यान रहिए सर, आगे कभी भी आप ट्रेड करें, किसी भी स्टॉक में जब भी आप ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को आप जरूर मेंटेन करें, जरूर फॉलो करें। उम्मीद है आपका ये ट्रेड भी जो आपका घाटा है वो खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट में आता हुआ दिखेगा। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। चलिए सर, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमें राजू कुमार जी ने पूछा है। सर वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूं, मैं रिलायंस पावर के 170 शेयर मेरे पास हैं, 30 रुपये 90 पैसे पे लिए हैं, और इस शेयर में प्राइस और डाउन या अप जाने की क्या संभावना है? तो रिलायंस पावर में भी हम देख रहे हैं कि सर रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे 30 रुपये 90 पैसे पे इन्होंने लिए हैं, 23 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर? संदेश भी क्लियरली उछाल पे एग्जिट की राय रहेगी। अगर आपकी ज्यादा क्वांटिटी है तो करंट लेवल पे भी अपनी क्वांटिटी को कम कर लें, क्योंकि मुझे ओवरऑल जो छोटे स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम बना है, इन लाइन विद अदर जो बड़े स्टॉक्स है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं के साथ छोटे पावर स्टॉक्स में भी आपको अच्छा मोमेंट नजर आया। इसलिए मुझे लग रहा है अगर 25-26 तक के भी लेवल्स मिलते हैं तो एक बार का अपनी पोजीशन से निकल जाए। मेरा कोई बड़ा बुलिश व्यू नहीं है आर पावर के लिए। अगर आपको पावर में ही रहना है तो बेटर है आप या तो आप पावर रिलेटेड स्टॉक दूसरे बाई करें। अगर आप एनटीपीसी, पावर ग्रिड वैसे स्टॉक्स में ज्यादा है तो वो अच्छा आपको वहां पे पैसा बन सकता है। इवन सीईएससी जो स्टॉक है जो कि कलकत्ता बेस्ड है, वहां वो उसमें भी आपको अच्छा पैसा बन सकता है। तो आर पावर में मेरी कोई बुलिश राय नहीं है। 26-27 के आसपास के भी लेवल्स मिलते हैं तो उछाल पे एग्जिट कर दें। और अपनी अगर आपने कोई हैवी पोजीशन बना रखी है तो करंट लेवल पे थोड़ी पोजीशन लो करें, क्योंकि ओवरऑल जब मार्केट गिरेगा या मार्केट में जब मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आएगा तो आपके प्राइसेस आना काफी मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए एक ही चीज का ध्यान रखें, उछाल पे एग्जिट करें। फाइनल स्टॉप लॉस जो लगाना है 21 के नीचे लगाना है। 21 का स्टॉप लॉस लगा लें, और कोई भी उछाल मिले तो रिलायंस पावर से एग्जिट करने की, यानी कि अपना मुनाफा, अपना जो घाटा है उसे लेकर आप इसमें निकलने की कोशिश करिए। अगर आपको पावर स्टॉक्स में रहना ही है तो आप सीएससी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें चाहें तो आप निवेश करके चल सकते हैं।